चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बढ़ते असीम अनुकंपा ईश्वर की, बढ़ते असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का विद्या भारती के पावन प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुरु जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने कार्यक्रम के संचालक का सुअवसर मुझे प्रदान किया। होली मिलन समारोह 2021-22 दीप प्रज्वलन के लिए कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न व संपादित हो, साथ ही हमारे देश की संस्कृति की पावन परंपरा रही है कि अपने इष्ट को स्मरण किया जाता है। अतः कार्यक्रम के निमित्त पधारे सम्मानित अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि पधारकर माँ वीणा वादिनी, माँ शारदा, जगत जननी माँ भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। मार्च परिणाम 1, 2, 3 Yeah.
के आह्वान के पश्चात मंचस्थ दीपिका परिचय हम सबके मानस पटल पर आए। इस निमित्त मैं प्रथम पारी प्रभारी श्री दुर्गालाल जी गुरु जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि सम्मानित अतिथियों के परिचय से हमें अवगत कराने की कृपा करें। होली स्नेह मिलन समारोह में पूर्व छात्रा अर्थात सभी भैया बहनों का आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ के प्रांगण में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भारतीय संस्कृति की शाश्वत परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि देवो भव चरितार्थ करने हेतु मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे भाई साहब रामविलास जी मीणा। वर्तमान में आप विद्यालय प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष है। इस निमित्त विद्यालय को मार्गदर्शन आपका प्राप्त होता है। आपके स्वागत सत्कार के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान हरिनारायण जी शर्मा भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि भाई साहब का मंगल तिलक कर श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। मंचासीन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान डॉक्टर सुनील जी गुप्ता, आप विज्ञान विषय के तज्ञ हैं। अभी वर्तमान में आप तोहफा विद्यालय सेवारत है। आपके स्वागत सत्कार के लिए स्थानीय विद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य श्री रामदयाल जी से निवेदन करता हूँ कि सुनील जी गुप्ता स्वागत कर मंगल तिलक और श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए आज के कार्यक्रम में जिनका हमें पाठ्य प्राप्त होने वाला है, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान पूनमचंद जी राठौड़ के स्वागत सत्कार के लिए हमारे वंदना प्रमुख श्रीमान बालमुकुंद जी भाई साहब आवे और भाई साहब का मंगल तिलक कर स्वागत करें। भाई साहब बालमुकुंद जी से निवेदन है कि तेजम सरकार मंगल तिलक कर उनका भी स्वागत करें। तेजम सरकार विद्यालय परिवार को समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त रहता है। हमारे विद्यालय के बाबा चाहिए है ये आगे कार्यक्रम को संचलन करके करने के लिए वही भविष्य को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत परिचय के उपरांत व्यापारी में हमारे स्थानीय विद्या मंदिर में इतने लंबे समय तक मात्र पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अभी तो एक श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास अनेक गतिविधियों के माध्यम से जाना है। अतः मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अतीत एवं वर्तमान की अपनी मधुर स्मृतियाँ और अपने विचारों के माध्यम से रखने की कृपा करें। कोई भी आ सकता है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं। देखिए भाई, अभी लविशा बहन ने एक बात की ओर संकेत किया है। वन वे ट्रैफिक नहीं चला। ये पहला कार्यक्रम अपने विद्यालय का, हम सबको भी अच्छा लगेगा। तो लंबे अरसे तक अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया है। वर्तमान में कुछ पोस्टेड है, अपने से कुछ पढ़ाई कर रहा है। तो आप सबकी बारी है अभी। निसंकोच
जितना समय अपन ने अध्ययन किया उसकी कोई मधुर स्मृति हमारे ध्यान में है वो भी हम रख सकते हैं। अभी हम पोस्टेड हैं तो थोड़ा सा जिनके भी पोस्टिंग नहीं है उनको कुछ प्रेरणा दी जा सकती है कि भाई मैंने क्या किया, क्या मेरा लक्ष्य था, आज किस ओहदे पर हूँ मैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी। तो कुल मिलाकर विद्यालय पढ़ते समय अभी हम अनेक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे, तो तुलनात्मक दृष्टि से भी अगर हम देखें वहाँ का वातावरण है, परिवेश है, यहाँ भी हमने अध्ययन किया, तो अभी हमें किस प्रकार का अनुभव महसूस हो रहा है इसको थोड़ा सा शेयर किया जाए सबके सामने। तो यह नाम उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं है, बारी बारी से आ सकते हैं, आपके विचार सबके सामने रखा जाएगा तो थोड़ा हमको भी सुकून मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप में से जितने भी अगर यहाँ पर विराजित हैं एक भी ऐसा नहीं है जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट अपना विषय रख सकता है। इतना मुझे विश्वास है कि जिस परिवेश में हम यहाँ पर पले बड़े हुए हैं तो अपने विचार की अभिव्यक्ति हम बहुत प्रगाढ़ता से रख सकता है, क्योंकि हमें समाज का नेतृत्व करना है। कल पढ़ना नहीं है, कल नौकरी नहीं करनी है, समाज का नेतृत्व करना, तो वो एबिलिटी, वो योग्यता क्षमता हमें है ही। इसलिए बिना किसी समय का को बर्बाद किए, बिना किसी के विलम्ब किए, क्योंकि हमें से कई लोगों को वापस इसको कोटा कोचिंग के लिए जाना है, कहीं निकलना है, इसलिए समय पर अपना काम समाप्त हो। इसलिए आप सब अपने विचारों के लिए सादर आमंत्रित है। कोई भी भैया बहन कोई भी यहाँ पर आकर अपनी शुरुआत कर सकता है। कोई आए थोड़ा अपना परिचय जरूर बताता, अपना नाम और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप, उसकी थोड़ी सी जानकारी। भैया थोड़ी शीघ्रता कीजिए। आप में से एक भी ऐसा नहीं कि जो बोल नहीं सकता, एक भी, जितने यहाँ पर बैठे। बहुत अच्छा, ताली बजाइए थोड़ा सा। मेरा नाम है चित्रांश शर्मा, मैं यहीं पे पास के गांव इंदौर से हूँ। मैं अभी वर्तमान में अपने पाटन झालरा पाटन के सरकारी विद्यालय में पढ़ता हूँ। मुझे अपने विद्यालय और सरकारी विद्यालय के अंदर जो तुलनात्मक चीज़ें हैं कुछ वो ध्यान में हैं। तो वो सबसे पहला है अपने आदरणीय गुरुजी और अपनी गुरु माताओं के बीच जो स्नेह है अपना, उसके अंदर है। सरकारी विद्यालय में जो टीचर हैं वह इस तरह से अपने मन के विचार अपने साथ नहीं रखते हैं और बस अपने पुस्तकीय ज्ञान देने में ही अपनी रुचि रखते हैं। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो स्कूल में बहुत कम दिन आते हैं, बस अपनी बातों को बता देते हैं, चैप्टर पढ़ा देते हैं और चले जाते हैं। अपने विद्यालय में जो टीचर हैं, गुरुजी हैं, वो हमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अपने विद्यालय का जो वातावरण के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, जो अपनी हिंदू संस्कृति है उसके बारे में, अपने जो महापुरुष हैं जैसे भगत सिंह हैं और बहुत सारे वीर हैं, शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, इनके बारे में, इनकी गाथाओं के बारे में जो वर्णन करते हैं, जो सीख देते हैं, उनके जीवन से जो हमें सीखना चाहिए उन बातों को बताते हैं। ये सभी तुलनात्मक अंतर अपने विद्यालय में और अपने झालरा पाटन का जो सरकारी विद्यालय उसके अंदर होता है। प्रणाम। भैया के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने हम सबके साथ अपना अनुभव शेयर किया। और कोई? मेरा नाम जतिन कुमार शर्मा, मैं यही 6वीं से 10वीं तक किसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। मैं अभी झालरा पाटन हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसा कि भैया ने बताया, हमारे विद्यालय और दूसरे किसी विद्यालय में तुलनात्मक विषय बहुत सारे हैं। उसी तरह से ये जो इस विद्यालय का वातावरण है, वैसा वातावरण हमें किसी भी विद्यालय में प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ की जो संस्कृति है, हमें जो संस्कृति के बारे में बताते हैं यहाँ, वो और विद्यालय में नहीं मिलता है। जैसे हमें किताबी ज्ञान ही नहीं और बाहर का ज्ञान भी देते हैं, हमारी संस्कृति का ज्ञान भी देते हैं। हमारा जो वास्तविक इतिहास है सिर्फ मुगलों का ही नहीं, हमारे देश के वीरों का, जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह, इनका भी इतिहास हमें अच्छी तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। और कोई? महीनों में से नहीं आएगा कोई भी? अर्चिता।
सबसे पहले मैं माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात अपने विद्यालय के सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता धीमान है। मैं यहाँ पर पूर्व में मैंने छोटे विद्यालय में 4th क्लास में अध्ययन किया। उसके पश्चात मैंने विद्यालय छोड़ दिया था क्योंकि बहुत दूर था और मेरे माता पिता डरते थे कि छोटी बच्ची है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 7th क्लास में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने 10वीं तक यहाँ अध्ययन किया। ये विद्यालय मुझे सभी विद्यालयों से बहुत ही हटकर लगा और कुछ बातें हैं जो इस विद्यालय को बहुत ही अलग बनाती है दूसरे विद्यालय, जैसे यहाँ के संस्कार, यहाँ की प्रार्थना और यहाँ पे जो बच्चों के साथ में भैया बहन कहकर बोला जाता है और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग पढ़ाई के साथ में अदर एक्टिविटीज भी की जाती है, जैसे गायन है, नृत्य है, खेल कूद आदि। मैंने सभी में भाग लिया है और गुरु जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे हर प्रोग्राम में इन्होंने भाग लेने के लिए मुझे आगे से बुलाया, तो मैं इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पर इसी के साथ में मेरी यहाँ पर झिझक भी खुली। पहले मैं दूसरे विद्यालय में पढ़ती थी तो वहाँ पे डरती थी कि कहीं कोई कुछ कहे ना, कोई हंसे ना, लेकिन यहाँ पर मेरी झिझक खुली। गुरुजनों ने मुझे प्रेरित किया कि बेटा प्रोग्राम में रहो, अपनी झिझक खुलेगी। तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे प्रोग्राम में रहने लगी और मुझे अच्छा लगा कि मुझे गुरुजी ने आगे बढ़कर बुलाया और प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, टीचर्स को, कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि अब मैं स्टेज पर जाके बोल सकती हूँ, गा सकती हूँ। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद गुरुजी को। उसके बाद और कोई? सुमित्रा। सर्वप्रथम मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमन। और गुरुजी ने आज भौतिक मिलन समारोह रखकर हमें सभी पूर्व छात्र छात्राओं को स्कूल में बुलाया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि हम सब 10th से निकल चुके हैं और यहाँ पर दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं। इस स्कूल के लिए स्कूल नहीं है, सच में विद्यालय भी नहीं है, मंदिर है। जैसे हम स्टार्टिंग से आते हैं ना, तो वहाँ से आते हैं, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर की जो प्रथम सीढ़ी होती है उसको स्पर्श करते हैं। वैसे ही जैसे इस विद्यालय में अपन एंटर होते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये विद्यालय नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, ये कोई बिल्डिंग या फिर ये दीवारों की ईंटों की बनी हुई दीवारें नहीं है, ये सचमुच में एक मंदिर है। और यहाँ पर जो उपस्थित हमारे गुरुजन है वो हमारे यहाँ पर मतलब भगवान के समान है। और चाहे ये स्कूल इस स्कूल मतलब एक मैंने अभी 11th-12th में जैसे बाहर पढ़ी हूँ, वहाँ पर बाहर के जो स्कूल के बच्चे देखे हैं मैंने, मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स हैं उन सब में, और इस विद्यालय में आकर हमेशा से मुझे ये लगता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने 10वीं तक जो पढ़ाई करी है वो आदर्श विद्या मंदिर में करी है। सबसे पहले तो जो बाहर के स्कूल और इस विद्यालय का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है नैतिक संस्कृति का, कि हमें यहाँ पे संस्कृति के बारे में समझाया जाता है, नैतिक शिक्षाओं के बारे में समझाया जाता है, हमारे आचरण के बारे में समझाया जाता है। और ये सिर्फ विद्यालय की नहीं, मैं दूसरे हमारे परिवार में भी जो दूसरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो मेरे बहन भाई, मैं खुद जो हूँ, वो उनके जो आचरण हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनको देख के ये लगता है कि हाँ ये आदर्श विद्या मंदिर में पढ़े। यहाँ पर छोटे से छोटे हर संस्कार के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेहमान अगर आपके घर पे भी आते हैं ना तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। यहाँ तक ये सब छोटी छोटी बातें, ये शायद छोटी छोटी बातें होगी, लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमारे चरित्र के निर्माण में ये सब चीज़ें बहुत सहायक होती है। और सच में ये पूरे झालावाड़ का मैं बोलूँगी कि यहाँ पर भले RPS हो, लेडी अनसुईया हो, कितनी इंग्लिश मीडियम, कितनी बड़ी बड़ी फीसेस उनकी होती है और कितने बड़े बड़े स्कूल हो, लेकिन फिर भी हमेशा से ही आदर्श विद्या मंदिर जो है वो हमेशा से ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा। और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर स्कूल अगर कोई है पूरे झालावाड़ में तो आदर्श विद्या मंदिर है। और यहाँ के जो गुरुजन हैं वो सच में बहुत ही अच्छे हैं। फिर वो चाहे वो सिर्फ और सिर्फ हमें किताबों का ज्ञान ही नहीं करवाते, उसके अलावा भी वो हमें बहुत सारी बाहर की चीज़ें और मतलब एक तरह से हमारे पेरेंट्स की तरह ही उन्होंने हमेशा ट्रीट किया है। चाहे वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो, नॉर्मल एग्जाम्स हो,
जब भी उन्होंने हमें कोई प्रॉब्लम आई, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम उनके साथ शेयर करते थे। एक किस्सा सुनाना चाहूँगी कि 10th बोर्ड जब चल रही थी मेरी, तब हमारे फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी घर पे, तो मतलब पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। मेरी फ्रेंड ने उसने दीदी से पूछा, कुसुम दीदी जब हमारे क्लास टीचर थे, उसने दीदी से पूछा कि दीदी हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं लगता। तो दीदी ने एक बोला था कि काव्य तिष्ठो भगवो ध्यानम वाला श्लोक सुना के उन्होंने हमें समझाया था कि विद्यार्थी जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी तुम्हारा टारगेट और जो तुम्हारा लक्ष्य है वो अभी तुम सिर्फ विद्यार्थी, और तुम्हारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ विद्या का अर्जन करना। और विद्यार्थी सच्चा वही होता है जो बाहर के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको हटा के खुद की पढ़ाई पर फोकस करता है। आज भी वो कुसुम दीदी की वो बात है, जब भी मैं सोचती हूँ या कुछ भी बाहर के डिस्ट्रैक्शन मेरे को माइंड को करते हैं, ये करते हैं, तो फिर हमेशा मुझे कुसुम दीदी की वो बात याद आती है और वो किस्सा याद आ जाता है। तो मतलब यहाँ की हर छोटी छोटी बातें, और सिर्फ यही नहीं, हमारे पूर्वजों के बारे में भी गुरुजी दीदी ने और देश के बारे में भी बहुत ही अच्छा बताया है कि महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और भी ऐसे जो नाम है उनके बारे में हमें हमारी भावनाओं में देशभक्ति की जो भावना जागृत करी है गुरुजी दीदी ने, वो सच में बेहद ही अच्छी है। और हमारे देश के प्रति जो अच्छी भावनाएं करी है वो उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद अर्पित करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। बहन सुमित्रा द्वारा हम सबके साथ बहुत ही उसकी जो भी स्मृतियाँ रही हैं बहुत अच्छे से हमारे साथ साझा की गई। अगले क्रम में और कौन आना चाहेगा? मंदिर में विराजित माँ भगवती को मेरा प्रणाम। मंचासीन अतिथि महोदय, गुरुजनों एवं मेरे सहपाठी बड़े छोटे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। विद्यालय का जो मेरा अनुभव है, मैं यहाँ पे उदय से लेकर 10th तक पढ़ी हूँ और यहाँ मुझे एक परिवार जैसा महसूस होता था। जब मैं विद्यालय नहीं आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है, और मैं जब दूसरे स्कूल में गई तो मुझे जाने में कम ही मन करता था, मतलब। पर यहाँ का ऐसा था, मैं रेगुलर आती थी और यहाँ आने को मैं उत्साहित भी रहती थी, और कला, संस्कृति, संस्कार आदि में निपुण जितना यहाँ का है उतना बाहर का नहीं हो सकता। घर से लेकर विद्यालय हर तरह की एक्टिविटी, संस्कार, संस्कृति, बोलने का तरीका, सामने वाले को आप कैसे अपनी बात को समझा सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर अवसर दिए जाते हैं शनिवारी कार्यक्रम के, उसमें हर छोटी से छोटी प्रतिभा को एक स्थूल रूप में ले जाया जाता है। हमें विद्यालय सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाते हैं। हमारी वंदना हमें एक सुकून देती है, इसको करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। आज भी जब हम करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ हम स्कूल में ही कर रहे हैं, और वही हमारे गुरुजी दीदी, बिल्कुल घर जैसा माहौल होता है। और आज भी जब उनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए, हमें बिल्कुल वैसा ही लगता है आज हम स्कूल में हैं और वही हम स्कूल जाते हैं और वही हम रोज़ मिलते हैं। और मेरी जो कलाकार है, मैं जो गाना सीखी वो बड़े गुरुजी, बालमुकुंद गुरुजी, विष्णु दीदी, संतोष दीदी, और छोटे स्कूल में जब मैं थी तब एक दीदी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पर मुझे वो डांस सिखाया करते थे। और धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं विष्णु दीदी से आग्रह करती हूँ कि वो संध्या मैम का तिलक लगाकर उनको श्रीफल भेंट करें। अब मैं कार्यक्रम के अगले क्रम में वही हर्षिता को उसके गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ।
मैंने इस स्कूल से गाना बजाना ही सीखा है, तो मैं गुरु जी के लिए एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा इन्हीं के श्री चरणों में सीखा है, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। हमें जो न सोचा सुझाया हो तुमने, बना जो न हमसे बनाया हो तुमने, हमें जो न सोचा सुझाया हो तुमने, बना जो न हमसे बनाया हो तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। चरण में शरण देना छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना, चरण में शरण देना छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना, बने पूर्ण जीवन गुण पा लिया है, बने पूर्ण जीवन गुण पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बहन हर्षिता की ओर से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में प्रेरक भावगीत। हाँ, भैयाओं का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। और कोई आना चाहता है? सचिन भैया, भैया के लिए जोरदार तालियां। उत्साहवर्धन करो इनका। सबसे पहले तो मेरे सभी गुरुजनों को प्रणाम और मेरे भाइयों और बहनों को भी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से निवेदन करती हूँ, 2 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहती हूँ। उनके उद्बोधन से हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। निष्काम कर्म करते रहते हैं जो निष्दिन, निष्काम कर्म करते रहते हैं जो निष्दिन, वृत्ति जिनकी सुंदर ललाम होती है, वृत्ति जिनकी सुंदर ललाम होती है, खुशबू बांटा करते हैं जो जनहित जग में, खुशबू बांटा करते हैं जो जनहित जग में, ये धरती उनसे पूर्ण काम होती है। सादर आमंत्रित है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सुनील जी गुप्ता। सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदे, माँ भारती को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ श्रद्धेय स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री नमचंद जी भाई साहब, विद्यालय समिति के कोषाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब रामविलास जी मीना साहब, और शेष सभी आगंतुक अभिभावक गण और आत्मीय छात्र और छात्रा। मेरा चूंकि शिक्षा से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव शुरू से ही रहा है, कुछ चीजें और दृष्टांत, बहुत लंबा विस्तार मुझे देना नहीं है। एक्चुअली मुख्य वक्ता जो है आज कार्यक्रम के वो आदरणीय भाई साहब पूनम जी ही हैं। मुझे कुछ बातें कहना है आपको जो जीवन में हो सकता है कहीं न कहीं किसी मोड़ पर आपके काम आ जाए। शुरुआत करता हूँ मैं कार्यक्रम की। होली महोत्सव, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा होली का जो पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ है और किस इस जो हमारी भारत भूमि जो जननी है और ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है और पृथ्वी है, इस पृथ्वी की किस अंश से और किस भाग से होली का विजय हुआ होगा, ये शायद हमें अभी पता नहीं हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने का यत्न करता हूँ। हिरण्यकश्यप की घटनाक्रम भी हमें याद है, होली का भी हमें पता है, भक्त प्रहलाद भी हमें पता है, लेकिन ये घटनाक्रम वास्तव में हुआ कहाँ था, इसके बारे में यदि हमें जानकारी नहीं हो तो थोड़ा सा यहाँ से मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करता हूँ। पाकिस्तान का एक मुल्तान स्थान है, उस मुल्तान स्थान पर आज भी वो प्राचीन मंदिर के जहाँ पर इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ था, जहाँ पर होली का जो स्वयं भगवान और भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के जब अग्नि में बैठती है, तो ये घटनाक्रम घटित होता है पाकिस्तान के मुल्तान नामक स्थान से। और आतताइयों के द्वारा जो विखंडित मंदिर के भग्नावशेष जो हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद है, और जो प्रसिद्ध प्राचीन जो खंबा था तो खंबा भी आज भी वहाँ पर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। तो इस घटनाक्रम को हमें केवल और केवल मेल मिलाप तक ही संजो करके नहीं रखना चाहिए, हमारे मन में ये भाव भी होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र पुनः अखंड बनेगा और एक दिन जहाँ से इसकी ज्वाला और जहाँ से इसकी किरण और जहाँ से इसकी रश्मा में प्राप्त हुई इस त्योहार को मनाने की, वो पुनः हमारे देश में विलीन हो, ऐसा हम सबका विचार भी होना चाहिए और ये विचार आगे तक प्रसारित भी होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थी, जीवन है, जीवन एक बेटी गारा है। न जाने कितने व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, लेकिन कुछ न कुछ सीखने को हमेशा हमें प्राप्त होता है। और फिर पृथ्वी गोल है, हो सकता है दोबारा कहीं वापस टकरा जाए। उन पुरानी स्मृतियों को पुनः ताजा करने के लिए कुछ पंक्तियां मेरे मन में थी। कल भाई साहब ने बोला था कि आपको भी कुछ बोलना है, तो मैं उन 3-4 पंक्तियों का जो मैंने प्रयत्न किया था लिखने का, उन पंक्तियों को आपके मध्य रखना चाहता हूँ कि वे प्राचीन स्मृतियाँ जिनमें मासूम हंसी की खनक गूंजती है, वे प्राचीन स्मृतियाँ जिनमें मासूम हंसी की खनक गूंजती है, इसमें सिक्त महाभारत की ललकार गूंजती है, इसमें सिक्त महाभारत की ललकार गूंजती है। जब दूत रथ पर आरूढ़ हो भविष्य प्रांगण में पदार्पण करेंगी, तो दर्शनातुर नयन अश्रु सागर की सस्ती करेंगे। अर्थात हम जब विद्यालय जीवन में होते हैं तो इसमें सिक्त महाभारत भी हमारे बीच में गूंजती है। इसमें सिक्त महाभारत का मतलब हम हंसी ठिठोले में कभी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो वो इसमें सिक्त महाभारत का ही रूप होता है। कभी लड़ाई होना, फिर मिल जाना। जब ये सारी की सारी स्मृतियाँ भूतकाल में जो घटित हो चुकी घटनाएं भविष्य में जब रथ पर आरूढ़ होकर भविष्य प्रांगण में जब जाती है, तो
वापिस उन स्मृतियों को जो हम रिकॉल करते हैं, दोबारा सोचते हैं कि ये मेरा विद्यालय रहा है, मैं यहाँ बैठा करती थी, और आज मेरे लिए विद्यालय केवल और केवल एक मुझे बुलाया गया है अतिथि के रूप में। तो ये अतिथि से हम पुनः वापिस हमारी मूल जो जहाँ से हम लोगों को जीवन में कुछ मिला है, उस मिलने का जो भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये हम न केवल यह बुलाए गए आगंतुक अतिथि हमें बन करके नहीं रहना है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बनना चाहिए कि मैं इस विद्यालय का आजीवन एक अभिन्न अंग हो। ये विद्यालय मेरा है और हमेशा मेरा विद्यालय रहेगा। जब कभी भी मेरे जीवन के सपनों में और मेरे भविष्य की जब कभी भी किताब में कुछ पंक्तियां लिखी जाएगी, तो इस पंक्तियों मेरे उज्जवल भविष्य में जब कभी भी कुछ इबारत लिखी जाएगी, तो उस इबारत में इस विद्यालय का नाम स्वर्णाक्षरों में प्रथम पंक्ति में रहेगा। ऐसा मन में विचार हमारा होना हमेशा चाहिए। इसी यादों को संजो करके ये छोटा सा स्नेह मिलन समारोह रखा है। बड़ा खुशी का विषय है कि आप सब अपने अमूल्य समय में से भी जब आपको पुकारा गया, तो आप सारे अपने जो कीमती कार्य भी होंगे उनको सबको छोड़ करके आपने सोचा कि नहीं, मुझे मेरे परिवार से पुनः मिल रहा है। आप सब पधारे हैं, इसके लिए हृदय के अंतरतम तल से मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक छोटा सा एक दर्शाता देता हूँ आपको विद्यार्थी और गुरु में क्या संबंध होता है। मेरे विद्यार्थियों, हमेशा एक गुरु होता है, वो जाना जाता है उसके शिष्य के माध्यम से। तो मैं भी एक क्योंकि अध्यापक ही हूँ, और अध्यापक होने के नाते मुझे भी एक ऐसा शिष्य मिला है। उस शिष्य का नाम मैं आज मंच से लेता हूँ। उसका नाम है धर्म नाम का एक विद्यार्थी। कभी बैठा करता था, मेरी कक्षा 10 में कक्षा अध्यापक रहा हूँ, वो बैठा करता था पीछे की बेंच पर। बहुत सच्ची घटना है। 7 दिन पहले उसका कॉल आता है। उस पूरी की पूरी कॉल को आपके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है। वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ और उसके एक बहुत बड़ी चोटी हुआ करती, अभी भी होगी या नहीं होगी ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि उसकी बहुत बड़ी चोटी हुआ करती थी, और अभी होगी या नहीं होगी इसके बारे में मैं प्रत्यक्ष नहीं कह सकता, क्योंकि मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया। वो विद्यार्थी लगभग एक औसत दर्जे से भी नीचे, जिसको हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रतिभावान विद्यार्थी नहीं था, 3rd डिवीजन जिसको हम कह सकते थे, इस प्रकार का विद्यार्थी था। लेकिन चूंकि उसके मन में गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था, प्रत्येक अध्यापक के प्रति उसके मन में एक अटूट श्रद्धा भाव था। वो प्रतिदिन विद्यालय आता था तो मन में एक विचार आता था कि भगवान इसका भला जरूर करना। ये मन में प्रतिदिन एक विचार मन में फूटता था। अब वो विद्यार्थी समय के साथ आप समझ सकते हैं कि एक लंबा समय, लगभग 7-8 साल का समय रहा होगा, बीच में ओझल हो गया उसको, वापिस वो मध्य प्रदेश का रहने वाला विद्यार्थी वहाँ चला गया। 10वीं में उसके 3rd डिवीजन बनी थी, ज़्यादा बहुत बिगड़ करता नहीं था। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने घटनाक्रम बताया। फोन आया उसका 7 दिन के पहले लगभग फोन आया था, कक्षा में पढ़ा रहा था। उसने बोला कि गुरुजी मेरा बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया है। मुझे घोर आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के साथ मैंने उस दिन अपने आप को ये माना कि इसके साथ जो दुआएं लगी है, जो अंदर से भावनाएं प्रस्फुटित हुई है कि भगवान इसका जरूर भला करना। उस लड़के ने बताया कि गुरुजी मैं शुरू से प्रतिभावान विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मेरी जो स्थिति थी बहुत विकट और गरीब स्थिति का, मैं एक परिवार जो है मेरा काफ़ी गरीब परिवार था। मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ करना है और गुरुओं का नाम भी रोशन कर जाऊँ इस छोटे से जीवन में, ऐसा मुझे कुछ करना है। मुझे पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, मैं वहाँ बहुत मन लगा के पढ़ाई करी। मुझे कम समझ में आता था, लेकिन फिर भी मैं दिन रात करता था। तो ऐसे मेरा जीवन चलता रहा, और हमें इंटरव्यू के लिए प्लेसमेंट एजेंसी कोई बाहर से आई हुई थी। हजारों विद्यार्थी उस कॉलेज कैंपस में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, एक दिन पहले हम लोग वहाँ पहुँच गए, कड़ाके की ठंड थी, और ठंड होने के बाद उस लड़के ने बताया कि सारी लड़के फिल्म थिएटर में गए, फिल्म देखने के लिए गए। लेकिन मैं सर गरीब परिवार से था गुरुजी, तो मैं एक कंबल लेकर के गया था घर से। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी होटल में ठहर जाता। तो मैं चबूतरे पर उस कंबल को मैंने आधा बिछाया और आधा ओढ़ करके सोया, और थोड़ा वहाँ रोशनी की तो मैं पढ़ता रहा। और मैं जब वहाँ गया इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू देने के बाद आप जानते हैं कि वो बिल्कुल उसने बोला कि मेरे जीवन में घटित हुआ और जो मैं हूँ वो ही मैंने वहाँ सामने प्रकटीकरण किया। उनको बताया कि मैं एक सामान्य परिवार का विद्यार्थी हूँ, इन गुरुओं से मुझे ये सानिध्य प्राप्त हुआ। उसने पूरा डिटेल बताया। इंटरव्यू वाले बड़े पसंद उसको स्टॉप करते हुए बोलते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो, प्लेसमेंट के माध्यम से आपका यहाँ पर ये नियुक्ति पत्र है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, और आपको इस जगह पोस्टेड होना है। उस लड़के ने फिर बताया कि नहीं सर मुझसे कुछ पूछिए आप,
अगर नहीं पूछेंगे, मेरे घर वालों ने पूछा कि मुझसे कुछ प्रश्न नहीं किए गए तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो उससे कुछ उन्होंने क्वेश्चन वगैरह से पूछे। तो ये बड़ा एक हृदय से केवल मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ आदर्श विद्या मंदिर से हमें संस्कार मिलते हैं, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे माता पिता गुरुजन, इनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए जीवन में। और इसके साथों साथ ये केवल जमीन का टुकड़ा और इस पर खड़ी हुई एक बिल्डिंग मात्र नहीं है, ये अपना एक जीवंत विद्यालय है जहाँ की दीवारें भी बहुत ही, आप देख सकते हैं चारों तरफ दृष्टि डालेंगे तो केवल यहाँ पर रंगी हुई दीवारें नहीं है, दीवारें भी यहाँ पर बोलने का कार्य करती है। यहाँ पर आपको संस्कार अच्छे मिलते हैं, आप सब पधारे हैं और बहुत साधुवाद। आप खूब तरक्की करें और जीवन में जब कभी भी आपके मन में एक प्रश्न कभी नहीं आना चाहिए कि काश मैं ये कर लेता तो ये होता। ये जीवन में आने वाले 10 साल के बाद आपको ये प्रश्न स्वयं आप अपने आप से पूछेंगे कि काश मैं ये कर लेता या मैं ऐसा कर लेता तो मैं ये होता। तो वो जो प्रश्न आने वाला है आपके भविष्य में आपके पास, काश ये करता, वो काश नहीं होना चाहिए। आप जुड़ जाए, आपके साथ इस विद्यालय का, गुरुजनों का, माता पिता का, समाज का बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन करके आप चरम पर पहुंचे, ऐसी शुभकामनाएं विद्यालय परिवार के साथ मैं भी प्रदान करता हूँ। ईश्वर आपको खूब उन्नति दे और उन्नति सूचक जब आपके पास जोड़े में कुछ हो, जब हम मिले तो हमें भी खुशी बहुत होगी। धन्यवाद। आदरणीय सर को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक जीवित दृष्टांत के माध्यम से हमें मार्गदर्शित किया अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं नेहा चौहान को शुभम संगीत के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में, आशा की झलमल मन के आंगन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में। कभी खुशी से हंसते गाते सदा खिलेंगे फूल, कभी खुशी से हंसते गाते सदा खिलेंगे फूल, नई उमंगों की बेकन पे झूम उठेगी धूम, उल्लासों का बादल आकर छाएगा नभ में, कितने दीपक जलते हैं मन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में, आशा की झलमल मन के आंगन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में।
जलते हैं मन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में, आशा की ठन ठन मन की आंगन में, कितने सपनों के दीपक जलते हैं मन में। प्रेरक भावगीत के उपरांत अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिनके सानिध्य एवं मार्गदर्शन में हम में से अधिकांश भैया बहनों के जीवन को उन्मेष की ओर ले जाने के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे सतत मार्गदर्शक विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ दो पंक्तियों के साथ। आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है। आंसू को पसीने में बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है। यह उतना ही सच है जितना हर रोज सूरज निकलता है। यह उतना ही सच है जितना हर रोज सूरज निकलता है। माननीय प्रधानाचार्य जी। सर्वोच्च मुकुट हिमालय, पुण्य सलिला नदियाँ एवं पवित्र तीर्थों से युक्त सर्वप्रथम भारत की स्त्री वसुधा को नमन करता हूँ। आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ के तत्वाधान में आयोजित पुरातन भैया बहनों का होली मिलन समारोह के समागम पर पुरातन शब्द जरूर लग रहा हमारा, पूर्व भी लग रहा है, लेकिन मेरे शब्दों में मेरे अनुभव के आधार पर कहा जाए तो आप विद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। इस अवसर पर मैं आप सबको नमन करता हूँ। शिक्षा क्षेत्र के प्रकाश पुंज के रूप में जो अपने ज्ञान से अपने विद्यार्थियों को नहीं समाज को भी आलोकित करता है, ऐसे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुनील जी गुप्ता, जिस विद्यालय के पुनित पावन परिसर में हम विराजित है, ये विद्यालय अतीत और वर्तमान दो मनों में सामंजस्य बिठाता हुआ है। जिस तकनीकी का युग चल रहा है उस तकनीकी के युग में अपने विद्यालयों को कैसे अपडेट किया जाए, इस प्रकार का कोर्स का जिनके पास दायित्व है आदरणीय कोषाध्यक्ष सम्मानित राम बिलास जी मीणा इधर विराजित। आज मन मेरा शरीर पुलकित हो रहा है और मन हर्षित हो रहा है। एक विदुषी यदि यहाँ पर विराजमान है, मैं इनकी शेरदादा को और बड़प्पन को प्रणाम करता हूँ कि विद्यालय के कोई भी कार्यक्रम अभी तक हुआ है जब भी आपको सूचना मिली है आप उपस्थित रहे हैं, ये आपका व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी है। स्थानीय प्रबंध समिति की बहुत सक्रिय सदस्य और हमारे जो मातृभारती का गठन हमने कर रखा उसमें सांस्कृतिक मंत्री, इस नाते से भी आपके पास दायित्व हुआ है। मेरे सम्मुख विराजित समस्त होनहार भैयागण, आप सबके मुखाकृति के तेज को देखकर मुझे लगता है कि हम सब निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्यागरत हैं, प्रयत्नशील हैं। और हम में से मैं कुछ भैया को जानता हूं जो वर्तमान में क्वालिफाइड भी है, ठीक हो या अगर बोले नहीं होंगे, और आप में से जितने भी नहीं बोले हैं उन सबकी भावनाओं को मैं भली बात जानता हूँ, क्योंकि आप सबके साथ लंबे अरसे तक हमें रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में रामचरित मानस थोड़ा अछूता सा है और मुझे लगता है कि हम में से रामचरित मानस का अगर हम अध्ययन करते हैं तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। मेरे अपने मन के विचारों को मैं रामचरित मानस के 3 दृष्टांत आपके सामने रखकर अपनी वाणी को पवित्र करने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। जोड़ता हूँ आपको लंका कांड से, और हम सब लोग विद्वान भैया बहन हैं, क्योंकि इस परिसर में हम पढ़े हैं, इसलिए मेरे कोई शब्द मेरी कोई बात आप तक भी नहीं है। ठीक है, दृष्टांत अनछुआ हो सकता है, लेकिन दृष्टांत के पीछे दृष्टि क्या है इसको समझने की हम सच्चे दिल से प्रयत्न करेंगे, और यही आपके कार्यक्रम की सार्थकता होगी। हनुमान जी के संदर्भ में कहने की आवश्यकता नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेगा,
ये उनके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य था। कहाँ चतुरता का परिचय देना, कहाँ शक्ति का परिचय देना, कहाँ बुद्धिमत्ता का परिचय देना, ये हम हनुमान जी के व्यक्तित्व से जान सकते हैं। सारे लोग निराश बैठे थे, सारा पता लग गया कि सीता का हरण रावण ने किया, लंका में रहता है। वो एक तरफ कोने में मुंह लटका के बैठे हुए थे हनुमान जी। उनको अपनी शक्ति का भान तक नहीं था। आप यही से अपना अर्थ लगाना प्रारंभ करना। सबसे पहले हम अपनी शक्ति को, अपना सामर्थ्य को पहचाने हैं। जो व्यक्ति निराशावादी, हताशावादी बातें करता है वो व्यक्तित्व नहीं है, मृतप्रायी व्यक्ति माना जाता है। इसलिए हम अपना आप में हौसला रखें, उत्साह रखें, उमंग रखें। जामवंत जिनके पास है, सुंदरकांड की पंक्ति कहती है, जामवंत के सुनन मनता बिन हरि कृपा मिलन को संता, ये तो कहते हैं, परंतु उनको उनकी शक्ति का एहसास कराता है। कहे रीच पति सुन हनुमाना, पार्थ साध रहो बलवाना, पवन तलेपन कौन समाना, बुद्धि विज्ञान जाना। आपके समान संसार में कोई शक्तिवान नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, आप ऐसे करते बैठे, वो सारा दृष्टांत तत्व ज्ञान में है। वो लंका में आता है, अनेक बाधाओं को चीरकर जगत जननी माँ अंबिका, माँ सीता के पास वो जाता है, और जाने के बाद माँ सीता जैसे ही हनुमान जी को देखती है, उनके मन में संशय जागृत होता है, एक प्रश्न बनता है, और वो हनुमान को संबोधित करते हुए कहती कि बेटे हनुमान, क्या राम की सेवा में, राम की सेना में आपके जैसे ही लघु इस प्रकार के ही बंदर हैं क्या? तो मुझे संदेश प्रकार का, संशय प्रकार का है कि अगर इसी प्रकार के वानर हैं तो रावण पर विजय प्राप्त करने में मुझे संदेह है, क्योंकि आपके जैसे वानरों का ये राक्षस प्रातःकाल नाश्ता करता है, अवघात करता है। ये बात जैसे ही कि तुमने सुंदरकांड पढ़ा होगा, कनक भूतरा कार करेगा, ये बात जैसे ही कही माँ सीता ने, तो उन्होंने सोने के पर्वत के समान अपने शरीर को किया, विशाल शरीर कर लिया। जब उनको विश्वास हो गया कि जगत जननी माँ सीताओं को विश्वास हो गया है, तो उन्होंने वापस अपना रूप लघु कर दिया, छोटा। तो अगला प्रश्न माँ सीता कहती है हनुमान जी को कि बेटे हनुमान, अभी जो आपने विराट रूप धरा था वो आपका वास्तविक रूप है, या अभी जो आपने लघु रूप उतारा है यह आपका रियल रूप है? हनुमान जी ने कहा, अब यहाँ से आप अर्थ लगेगा। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, ये जो मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ ये मेरा वास्तविक रूप है, परंतु दुराचारी, अत्याचारी, आतताइयों का संहार करने के लिए हनुमान जी जैसे संत को भी विराट रूप धरना चाहिए। इसलिए हमने जिस विद्यालय में अध्ययन किया है, मुख दर्शक हमारे सामने कोई काम होता रहे, हम उसको देखते रहे, ये इससे सीख मिलती है। उसका प्रतिकार करना, तभी यह की सार्थकता, यहाँ की शिक्षा की सार्थकता उस श्रेणी में नहीं आता तो मुख दर्शक हम खड़ा रहे हैं। और अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने समाज को सबसे अधिक आघात लगा है सज्जन लोगों की सज्जनता को, सज्जनता की वजह से जितना नुकसान इस देश को हुआ वो दुश्मनों से नहीं हुआ। दूसरा दृष्टांत, ये सारा चीजों को देखकर, उनके पराक्रम, वीरता, बुद्धिमत्ता को देखकर माँ सीता अत्यंत प्रभावित होती है, इंप्रेसित होती है, और वो हनुमान जी को आशीष देती है कि बेटे आप कभी बूढ़े मत हो, अजर हो जाओ। अजरता का वरदान मिलने के बाद भी हनुमान जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं हुई उनको। उनका चेहरा देखने के बाद माँ सीता देखती है कि भाई हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई। तो सुंदरकांड पढ़ा होगा आपने, अगला वरदान देती है, बेटे हनुमान आप अमर हो जाओ, तभी आपको मृत्यु नहीं आएगी। तब भी वो प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी ने विचार किया। आप विचार करिए, उसी पर आप लोगों ने भी अपना विचार अभिव्यक्त किया। मानस में संत शिरोमणि जगत गुरु तुलसीदास जी के वक्तव्य को कह रहा हूं ना, ये दोनों वरदान मिलने के बाद हनुमान जी विचार करते हैं कि वो अजरता, वो अमरता किस काम की जिसमें गुण नहीं हो। इसलिए तीसरा वरदान माँ सीता देते कि आप गुण विकास, गुणों के खान हो जाओ, तब भी प्रसन्नता नहीं हुई उनको, क्योंकि वो विचार करते हैं कि वो अजरता, अमरता गुण किस काम के जिसमें परमात्मा का अनुग्रह नहीं हो, ईश्वर का अनुग्रह नहीं हो। और इसलिए ये जो विद्यालय, ये व्यक्ति से समष्टि से परमात्मा तक वहाँ की यात्रा का पाठ हमने पढ़ा है। यहाँ पर केवल पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन नहीं किया। एक मानव से हम ईश्वर से साक्षात कैसे कर सकता है, जो हमारे आधारभूत विषय चलते हैं वो इसी बात का परिचय है। अंत में माँ सीता कहती है, ये 4 वरदान मिलने के बाद भी हनुमान जी को कोई खुशी नहीं हुई। 5वां वरदान उनको देती है माँ सीता के बेटे हनुमान, आप पर
परमात्मा राम का अकारण अनुग्रह प्राप्त हो, बिना कारण के आपको राम का आसानी से आशीर्वाद प्रेम मिले। ये बात जैसे ही कही तो मानस तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को सुनकर हनुमान जी नाच लगे, भाई और हो गया, अत्यंत प्रसन्न हुए। अतः संकेत क्या ध्यान में आ रहा कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें दिशा नहीं है, संस्कार नहीं है, तो जितने भी गुण है हमारे वो सब व्यर्थ है। और वही हमने यहाँ पर पढ़ा, ऐसा दृष्टा सारी बात हो गई। अक्षय कुमार वगैरह सबकी फैसला समाप्त कर दिया उन्होंने। मेघनाथ को बंधा हुआ हनुमान जी लंका में रावण के सामने गए। रावण के सामने जैसे ही बंधे हुए हनुमान जी गए, रावण ने पहला ही प्रश्न किया, कौन से किसा? रे बंदर तू कौन है? ये कौन सामान्य शब्द नहीं है। रे बंदर तू कौन है, कौन से किसा? स्वामी दयानंद अपने गुरु विजयानंद के पास गए और जाकर उन्होंने बाहर कुटिया की कुंडी को, फाटक को खटखटाया। कोई भी व्यक्ति हमारे घर पर आता है, आपका प्रश्न क्या होता है? ये प्रश्न स्वामी विजयानंद जी ने किया। कुंडा की यह आवाज जैसे आई तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहता है कि गुरुदेव, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं। और ये यज्ञ प्रश्न है, मानव समाज के लिए ज्वलंत प्रश्न है। और इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको मुझे मिल गया कि मैं कौन हूं और मुझे परमात्मा इस धरती पर क्यों भेजा है, इसका अगर हमको उत्तर मिल गया तो फिर किसी उत्तर को ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम किसी भी विद्यालय में पढ़ाएं, परंतु हम कौन हैं इसका एहसास ही हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमारा पूर्वज हमको कराता है। मैं कौन हूं? ये बात जब कही रावण ने, तो हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, पीछे तक के वही अदर सुनना। कौन सा किसा? बंदर तो कौन है? हनुमान जी उसका उत्तर देता है कि जिसकी शक्ति से आपने संपूर्ण चराचर में विजय प्राप्त कर ली, मैं उसी परमात्मा का छोटा सा सेवक या दूत हूं। जिसके शक्ति पर आपने इस चराचर में विजय प्राप्त कर ली, रावण के लिए कह रहा हूं। तो रावण हनुमान जी को कहता है कि बेटे रावण, हनुमान जी, जब आपकी शक्ति का और मेरी शक्ति का स्रोत एक ही है तो अपन दोनों एक ही हुए क्या? हम दोनों समान हुए क्या? तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई शक्ति के संदर्भ में तो हम एक हुए, परंतु आप और मेरे कार्य व्यवहार के संदर्भ में हम अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? वो भी मानस तुलसीदास जी कहता है कि जिसकी शक्ति पर आपने विजय प्राप्त कर ली है, उस शक्ति के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए मैं लंका में आया हूं और आपने उस मूल शक्ति का ही अपहरण कर लिया है। तो जो मूल शक्ति का, शांति का, इसका पता लगाए वो देवत्व है, और जो उस मूल शक्ति का ही अपहरण कर ले वो रावणत्व है। ये दोनों का अंतर। कि मूल शक्ति के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए सीता कोई सामान्य महिला नहीं थी, वो शक्ति का प्रतीक थी, वो शांति का प्रतीक थी, वो प्रकृति का प्रतीक थी। तो जिसका पता लगाए वही वास्तव में मानव, वही देवत्व है, और जिसका अपहरण कर ले वो रावणत्व है। अभी तीनों दृष्टांत मैंने आपके सामने क्यों रखा है? ये विवेचन का विषय है, ये विचार करने का विषय है। अभी श्रद्धा सुनील जी ने कहा है, हम भी जानते हैं श्रद्धावान लगता ज्ञान। हम किसी भी क्षेत्र में रहें, बिना श्रद्धा का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, और ये हमने माना है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर की जीवनी को पढ़ा, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। विश्व कप जब भारत ने जीता और वापस भारत के धरती पर वो आए, तो आप सबको पता है, टेलीविजन देखा होगा आपने, पत्रिका पढ़ी होगी आपने, वही पक्ष आपने देखा, लेकिन उसका गुणरक्षी शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तिरस्कार उनके गुरु है। जैसे भारत की धरती पर सैकड़ों लोग स्वागत करने के तैयार थे, शासन प्रशासन पब्लिक आम लोग, उनके शुभचिंता हितैषी प्रशंसा सब लोग। लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर अपनी टीम के साथ, टीम में वही नहीं था, और भी खिलाड़ी था, लेकिन तेंदुलकर ने जैसे ही भारत की धरती पर पैर रखा, उसकी आंखें जो स्वागत के लोग खड़ा थे उनको नहीं निहार रही थी, वो उनको नहीं देख रही थी, वो देख रही थी किसी अलग व्यक्ति। उस भीड़ में एक जजर व्यक्ति
जिसका बुजुर्ग शरीर हो चुका था, बुढ़ा हो चुका था, हाथ पैर भी जिसके कंपन कर रहे थे, लाकड़ी के सहारे खड़ा था, बहुत अच्छे कपड़े भी नहीं थे, इसलिए शिक्षक के लिए कहा जाता है शिक्षक वो चीज है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रज्वलित करता है। उसको कितना मिल रहा है, कितना दिया जा रहा है, इसका स्मरण नहीं। उसके कार्यकाल में अगर 2 बच्चों का निर्माण भी हो गया तो ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आज मुझे भी और सर सुनील जी को भी, रामविलास जी दीदी यहाँ पर बैठी हुई है, सबसे अधिक इनको घरों की अनुभूति जब होती होगी जब कोई बच्चा पोस्टेड होता है और प्रातःकाल के बाद टेलीफोन आता है कि दीदी आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, भाई सर मुझे आज आशीर्वाद दीजिए, आज मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। क्योंकि स्कूली शिक्षा का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व। आप किसी को भी पूछ लीजिए, मुझे पूछ लीजिए, आप किसी को किसी कॉलेज के प्रोफेसर को आप याद नहीं करते, ताकि आपने स्मरण को रोक नहीं रखा हुआ, आपने भी नहीं भी यहाँ पर बोला है, क्योंकि ईश्वर की शिक्षा ही हमको जीवन में ढालती है, हमारे व्यक्तित्व को आगे को बढ़ाती है। उस पब्लिक में उन्होंने निहारा, देखा एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है, सबसे पहले उस पब्लिक को चीरते हुए, सुरक्षा घेरों को चीरते हुए वो गया उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास और उनके पैरों में लेटपट हो गया। जो ट्रॉफी मिली थी उनको विश्व कप की, वो ट्रॉफी उनके आपसी जोड़ों में रख देता, लोगों को बात होता है कि सचिन तेंदुलकर शहर विश्व कप विजय प्राप्त हुआ है, इसलिए पागल हो गया है। एक बुजुर्ग आदमी जिसने मनपल्ले कपड़े पहन रखे हैं, फटे कपड़े पहन रखे हैं, उसके यहाँ ट्रॉफी रखने का मतलब क्या था? जब उसको पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनाना और विश्व कप में विजय प्राप्त करना, मैं उसको इज्जत नहीं हो सकता, इसका सारा श्रेय मेरे गुरुदेव को जाता है, जो सबसे पहले उनके ऐसे चरणों में उसने अपनी ट्रॉफी को समर्पित कर देता। यह है गुरु शिष्य की परंपरा, यह है श्रद्धा की पराकाष्ठा। और जोड़ता हूँ आपको, APJ अब्दुल कलाम फोटो लग रहा है, हो गए जाति से मुसलमान, इनका जीवन भी शायद अनछुआ होगा हमारे, हमने और पढ़ा है, आप लोगों ने जाना तो बहुत अच्छी बात। सिख मधुबन गीता सदैव साथ रखते थे, कक्षा 4 में पढ़ते थे, सुब्रमण्यम इनके गुरु जी थे। ऐसे अनेक गुरु को देख सकता हूँ तो सुनील जी वैसे आपने अपनी कहा नहीं है, मैं इनको निकट से जानता हूँ, यहाँ जिसमें बैठे हैं इनको निकट से जानता हूँ। हमारे ज्ञानदेव जी पाठक रहे हैं, उन्होंने अपने जहाँ विद्यालय में प्रिंसिपल रहा हो वहाँ उन्होंने बाहर लिख रखा था, इस विद्यालय में उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जो अन्य विद्यालय में अनुत्तीर्ण हो गया। ज्ञानदेव जी पाठक राष्ट्रीय शिक्षा संघ के संस्थापक रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को मैंने निकट से देखा, इस विद्यालय में उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और आप देख लीजिए, आप इसमें यहाँ पर बैठा हुआ है, आपका ऑफर किसका है, कोचिंग संस्थान का किसका ऑफर आया? मेरे तो नहीं है, आपने सैनिक के तो नहीं आया, लेकिन जिसकी 90+ जिनके बनी है उनको ऑफर है, हमारे पास एडमिशन लीजिए, आपके आधी फीस मिल जाएगी। मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जो राष्ट्रीय शिक्षा संघ के संस्थापक रहा है, इस विद्यालय में हम बैठे हैं, इसके संगठन मंत्री रहे जयदेव जी पाठक, वो इस विद्यालय में टीचर से प्रधान चार्टों लिख रखा था उन्होंने, यहाँ पर उसी को प्रवेश दिया जाएगा जो निश्चित हो गया। और ऐसे गरीब बच्चे को 8 बच्चे 7 बच्चे जो छात्रावास में रहता है अपने घर पर रखता था, अनविवाहित था, अनमेरिड था, उसमें संघ का संपर्क में आ गया था, आगे प्रचारक बना, शादी ब्याह नहीं किया, उन्होंने घर नहीं बसाया, वो अपनी जितनी भी आई आती थी ऐसे गरीब बच्चों को वो सफर कर दिया करता था और आज उसके पढ़े हुए बालक अच्छे होते पर। APJ अब्दुल कलाम उस बालक की उंगली पकड़कर समुद्र के किनारे ले जाता है। जब बालक और गुरु जी, रामेश्वरम देखा होगा आपने, मैं स्वयं जाया हूँ, 3 दिन वहाँ रखा हूँ, पक्षी को उठते हुए देखा है, पक्षी को जैसे ही उठते हुए देखा, और ये विद्यार्थी का पहला गुण होना चाहिए जिज्ञासु वृत्ति, जानने की भूख। कभी विद्यार्थी की भूख शांत नहीं होना चाहिए कि मैं पारंगत हो गया, मैं बस कुछ सीख गया, वहीं से उसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी, फिर जानने की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए जैसे ही पक्षी को उड़ता हुआ देखा तो APJ अब्दुल कलाम ने अपने गुरु को कहा कि गुरु जी, जिस प्रकार से पक्षी उड़ रहा है इस प्रकार से आप हम मनुष्य भी उड़ सकते हैं क्या? लेकिन वो भी मंजे में उड़ता है। उन्होंने झिड़का नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, माता पिता की तरह पीठ पर उसका हाथ रखा समय से और कहा कि बेटा जैसे पक्षी उड़ रहे हैं ऐसे अपन भी उड़ सकता है। आवश्यकता है जो आपकी जिज्ञासा इसको आप शांत मत कीजिए, इसको पढ़ें, मोटिवेट किया, उसको प्रोत्साहन किया, और आप सब जानते हैं प्रोत्साहन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रोत्साहन वो ऊर्जा है कि बच्चा आसमान को भी छू सकता है। ये बात जैसे ही कही उसकी जिज्ञासा बढ़ती रही और जिज्ञासा में ही वैज्ञानिक का प्रादुर्भाव हुआ, वर्ल्ड में उनको सम्मानित किया गया। और जब वापस आए तो आप जानते हैं वैज्ञानिक के साइंटिस्ट की सुरक्षा कितनी तगड़ी होती है, पूरा जागमाता सरकार का। लेकिन विमान चालक को उसने कहा चाहिए, आपने सुना नहीं हुआ होगा, जैसे ही बात में आए हो चालक को कहा कि होगा व्यवस्था, जहाँ मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको विमान की उसकी ओर लेके चलिए। रामेश्वर के बाद डांडी एक गाँव है, बहुत सुदूर गाँव, जहाँ 100 मकान भी शायद नहीं होगा, वो गाँव था उनके गुरु का। सरकार हरकत में आ गई, सरकार को भी कहा गया कि इच्छा इस प्रकार के तुरंत आनंद खान में 108 विमान रोका जाता, उतारा जाता, उसकी व्यवस्था की गई। APJ अब्दुल कलाम अपने विमान से उतरे
और उस समय पर लाइट भी नहीं थी उस गाँव में। हम सब भी जानते हैं, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले कई गाँव ऐसे होंगे जहाँ लाइट नहीं होगी। उस गाँव में गए हो, एक झोंपड़ी थी बिल्कुल जर्जर अवस्था में, खट्टी सी खटिया, टूटी सी खटिया, उस पर एक आदमी लेटा हुआ था। APJ अब्दुल कलाम अंदर प्रवेश करता है और जो उनको सम्मान मिलता है उस सम्मान को गुरु के चरणों में रख देता है। गुरु जी को ध्यान नहीं था, तुरंत तो खड़े होते और अपना परिचय देते कि मैं APJ अब्दुल कलाम हूँ, जो 5 से 6 में आपने पढ़ा है, ऐसा किया वैसा किया। गुरु की आंखों में आंसू झलक आता है, आंसू द्वारा बह निकलती उनके। APJ अब्दुल कलाम को अपने सीने से लगा लेता है और गुरु जी कहते हैं कि बेटे आज मेरी शिक्षा सार्थक हुई, आज मुझे सुकून की प्राप्ति हो रही है। यह श्रद्धा, यह गुरु शिष्य का संबंध। कुछ दृष्टांत मैंने आपको सामने रखा, मैं दृष्टांत अनेक दे सकता हूँ आपको, क्योंकि नित्य स्वाध्याय का स्वभाव है मेरा। इसलिए मेरा आप सभी मेरे बहनों से आग्रह है कि एक पहली पहल है, शुभारंभ है। और मेरी हृदय की इच्छा है, मैंने कहा भी यहाँ पर पूछे तो एक भैया आया हुआ है, पोस्टेड है मेडिकल लाइन में, नाम कुछ अलग हो सकता है, क्या नाम भैया? पूछे समझे ना, पीछे चश्मा वाला अंकुर। पहले भी कार्यक्रम में आप चुके हैं और भी आएंगे आप में से। इनका भी बहुत अच्छा विचार और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था कि जब भैया भी नहीं विचार व्यक्त कर रहा था तो आपकी भाषा शैली सुनकर मुझे अत्यधिक आह्लादित हो रहा था। मुझे प्रसन्नता की बहुत हो रही थी मुझे, क्योंकि मैंने अनेक लोगों को सुना है, अच्छे अच्छे कॉलेज के लेक्चर को सुना है। अगर उनकी तुलना की जाए आपके विचारों से तो मुझे लगता है कि वो भी 19 साबित होंगे आपके सामने। अभी कल 10-15 दिन पहले बाद में एक बालक है मेरे पास जिसको बहुत मारता था। वो तो आप लोगों ने यहाँ से सुना ही नहीं यहाँ पर कि भाई पिटाई कौन करता था हमारे ज़्यादा, बहुत मारता था मैं उसको, डेली का रूटीन था उसको। मेरे पास आया और आकर उस प्रणाम किया उसने, मेरे प्रणाम करके जैसे खड़ा हो तो मैंने कहा कि भैया ठीक है, तो मैंने कहा तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी हम तो निकल गए, निकलने के बाद आपने संबंधी समाप्त कर दिया है, ऐसा थोड़ी अब निकल गए। यानी उसकी जो बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा कि यार आजकल इतनी अच्छी बातें कहाँ सुन गया। अब देखो उस निकलने वाला कभी कभी ठुके खाना वाला, पिटाई खाना वाला, तब उसको दिशा सही मिल जाए और किस स्तर पर चला जाए आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसकी भाषा शैली को सुनकर वास्तव में बहुत प्रभावित हुआ, बोल नहीं सकता था, अटकता था, जिसका का बोलता था और डेली पिटाई होती थी उसकी, मैं करूँ या कोई भी गुरुजी कर। क्या कहा उसने, आप देखिए दोनों बातें क्या कही उसने कहा कि मैं न किस विद्यालय में अध्ययन किया गुरुजी और मैं किसका शिष्य रहा हूँ, किसका शिष्य हूँ। आप देखिए, मैंने कहा कि यार इतनी तजुर्बा कैसा है तेरे में, इतनी अच्छी बातचीत कैसे कर रहा था, इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज कैसे किया। उसने कहा कि मैंने किस विद्यालय में अध्ययन किया, किसका शिष्य रहा हूँ गुरुजी, ये तो ध्यान है ना आपको। आज मुझे इस विद्यालय की पिटाई याद है और मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा ऐसा। मैं दिल्ली के मोदी जी के कार्यक्रम में गया, मैं वो सौभाग्यशाली आदमी थी, मुझे प्रेजेंटेशन देने का अवसर मिला। वापस आया तो रेलवे में कमिश्नर में पढ़ा हुआ था, कमिश्नर रेलवे में। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में बच्चे संस्कार भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। उसने पीछे से पहचान लिया, मैंने कई जगह पहचान लिया मैंने उसको। और जब मैं मुड़कर वापस आया कि मेरे पैर में फ्रैक्चर और एक्सीडेंट हो गया था मेरे जरूर आने के बाद, तो मैं किसी को ढूंढ रहा था क्योंकि मेरी 68वीं वेटिंग थी। इससे लंबे समय तक मैं ट्रेन में खड़ा नहीं रह सकता था। तो ठीक है, आपका सद्भावना है, इच्छा शक्ति मुझमें, इसलिए फिर आपके सामने खड़ा हूँ मैं कि मैंने पहले कहा आपको हो गया हताशा नहीं होना चाहिए, जीवन एक संघर्ष में है। उसने मुझे पीछे से फेंक दिया, मुझे आकर प्रणाम किया, खड़ा हुआ, उसने कहा कि गुरुजी शब्द बोल गए। तब गुरुजी शब्द बोला तो सर नहीं बोला। और कमिश्नर है रेलवे में, 4 बॉडीगार्ड चल रहा था उसके घर लेकर, उस घेरों को तोड़कर आया मेरे पास और मैंने कहा कि बेटा थोड़ा स्मरण कराओ मेरे को, आप याद नहीं है। और दिल्ली में वहाँ थोड़ा डूबरपुर तो जाता रहता हूँ, जब उसने थोड़ा सा स्मरण दिया मुझे तो मैंने उसका परिवार का नाम, पड़ोसी का नाम सारा बता दिया। इतने उसकी मैसेज पे डिप्टी है। उसने कॉल किया कि मेरे गुरुजी आए हुए, रात में देखा हुआ रेलवे स्टेशन पर रेस्ट हाउस को रहता हूँ पर जो VIP लोग यहाँ पर ठहरता है, वहाँ मुझे ले गया। श्रीमती को टेलीफोन किया कि मेरे गुरुजी आए हुए हैं, खाना बना के लाओ। जबकि हम उसको ध्यान, आप सब जानते हैं कि अपने टिकट व्यवस्था रहती है, कहीं भी जाते हैं तो पैकेट दे जाते हैं। मैंने कि बेटा इसकी जरूरत नहीं है, पैकेट मेरे साथ में कि नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है। टिकट उसकी श्रीमती वो भोजन लेकर आई, मुझे उस बालक ने कहा कि बिरला मुझे देखा है गुरुजी आपने दिल्ली का। मैंने नहीं देखा बेटा, मैंने सुना कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, मेरी गाड़ी में सो जाए, वहाँ के चक्कर में चलिए मेरे साथ बोला बैठो, आपने आपको देखा कराता हूँ। तुरंत VIP क्वार्टर से मुझे दर्शन कराए, वापस आए। कमिश्नर बता रहा हूँ आपको, कमिश्नर देहरादून में जब तक वो मेरे साथ रहा, टीचर को बुलाया कि जैसे मैं आपका सर हूँ, मेरे सर के भी सर है और ये कोटा तक जाएंगे।
जो वीआईपी लोग बैठकर सांसद वगैरह हुई, उसमें मैंने भी कभी जिंदगी में यात्रा नहीं की थी, लेकिन मेरे शिष्य ने मुझे उसमें यात्रा कराई, कोटा तक में आया क्योंकि उसका संस्कार जिंदा है। अब तक था मुझसे गुरु जी उदय क्लास में, जब प्रारंभिक क्लब में पढ़ता था, उसमें प्रारंभिक नाम था यूकेजी का, उस समय पर मैं उससे क्लास टीचर। ऐसे अनेक बच्चे बता सकता हूँ आपको। एक आयुषी बालिका बनी अभी डग में IS फाइट किया उसने, अपने विद्यालय से पढ़ी। 5:30 बजे कॉल आया मेरा उसका, गुरु जी मेरा फाइट हो गया, उसमें मेरा नंबर आ गया, मैं आपको प्रणाम करते। मैंने बैठे मैं तो प्रधानाचार्य की तरह आपका आचार्य रहा हूँ, उस समय मैं जिला सचिव था। अब उसके बाद आप क्या सुनना पीछे था, शायद रामचरित मानस तो बहुत पुरानी हो जाएगी, अभी की 1-1.5 महीने पहले घटना है। उस बालिका ने कहा कि गुरु जी आप प्रवास का आते थे डग में और वंदना करवाना आपको कोई दृष्टांत रखते थे, जैसे मैंने अभी रखा। आपके दृष्टांत को अन्य बच्चों ने सुना होगा, मैंने आपके दृष्टांत को पिया है और पीने के कारण से आज मैं IS की फाइट कर। आज भी 2 बच्चे कच्चे नुआओं पर डगे। ऐसे अनेक बच्चे के IS होंगे, RS होंगे। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से ही बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और आप में से बैठे हैं कि वो भैया पढ़ा हुआ था, और आप में से भी कुछ बच्चे पोस्टेड होंगे। आज भी जलाउन के मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में अपने अनेक विद्यार्थी वो डरता होगा, भवानी मंडी का होगा, बक्सानी का। यही नहीं सीमित नहीं मामला, बक्सानी के भवानी मंडी के जो पुराने विद्यालय अपने मनोहर थाने के ऐसे अपने अनेक बच्चे विदेश में अपने सेवाएं करा, उनमें भी वो पुख्ता है, वो संस्कार आज भी कायम है। इसलिए इस आयोजन के पीछे हमारी दृष्टि यही है कि इसकी होल्डिंग आप लोग करें, एक कार्यकारिणी बनाई जाए और आपके बैनर तले ही आने वाले समय में दीपावली को कुछ समय रहता, चाहे विदेश में हो कहीं भी हो, क्योंकि विद्यालय की मधुर स्मृति आपके जीवन पर बनी रहे। इसका साल में एक बार कम से कम हमारा मिलना जुलना बना रहा है। इसलिए हमारा यह आग्रह रहेगा कि आप 4-5 लोग बैठकर एक कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डरता, कोई गाँव का बच्चा कोई नहीं आया होगा उसको, लेकिन हर साल कार्यकारिणी बने और दीपावली के इसी दिन एक बड़ा कार्यक्रम अपन लोग तक रख सकता है। 3-4 घंटे का उसमें भोजन की व्यवस्था भी की जा सकती है। जितना लोग विद्यालय स्वयं करेगा वो भी कर सकते हैं, और हम क्वालिटेड होने के बाद हम भी इसको कर सकते हैं। तो जो राष्ट्र की दिशा है, चिंतन है, दृष्टि हमारी वो सदी बनी रहे, क्योंकि दिशा ठीक होने पर ही मामला ठीक चलता है। इन सब चीज़ों के लिए संकल्प भी चाहिए और लक्ष्य भी चाहिए। और जैसा मेरा स्वभाव है उस दृष्टि से मैं तो कोटेशन के माध्यम से अपनी बात को विराम दूंगा। अभी हम नीचे अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी और प्लेटों में कुछ गुलाल रखी हुई है। तो जैसे होली पर हुड़दंग वाला विषय होता हो तो यह चलेगा नहीं, इसलिए तिलक वगैरह हो गई, ये लगातार एक दूसरे से परिचय, मिलना जुलना, ऐसा 15-20 मिनट के लिए हम नीचे कर सकते हैं। परंतु मैंने जो कहा है कि ये लगातार सिलसिला जारी रहे, हमारा लगातार चलता रहे और एक परंपरा डेवलप हो जाए हमारी, और आपके ही बैनर तले वो कार्यक्रम हो। इसके लिए तुरंत 4-5-7-8 सिलेक्टेड बालकों की बैठक हो और उसमें कार्यकारिणी बनाई जाए। हर साल बदली जा सकते, उसको कोई खास बात नहीं है। इस प्रकार बहनों का भी एक मिलाकर कार्यकारिणी बन जाए अपनी। फिर जब थोड़ा अपना स्वरूप अच्छा हो जाता है तो बालिकाओं का एक अलग सिस्टम बन सकता है, अपना अलग बन सकता है, अपने स्तर पर उनका कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन एक संयुक्त कार्यकारिणी का गठन हो, ये हमारी हृदय की इच्छा हो, और इसी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम में आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। एक बच्चे में टेलीफोन आया था, मुझे मेरी कोचिंग भी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपका अपनेपन को, अपनत्व को और आत्मता भी आपकी इस विद्यालय के प्रति बनी हुई है। मैं आपको साधुवाद करता हूँ और आप सबको जुलवाइश की कामना करता हूँ। और सब कामों में आप संकल्प अपने साथ में रखिए, लक्ष्य आपके साथ में रखिए, तो सफलता आपके चरण छुएगी। इस युवान ने कहा कि जीवन में एक संकल्प जगाओ, जीवन में एक संकल्प जगाओ, जान फूंक दो लाशों में। जीवन में एक संकल्प जगाओ, जान फूंक दो लाशों में। जीवन में ऐसा कर जाओ नाम रहे इतिहासों में। बिना कर्म के हाथ की रेखाओं का कोई सार नहीं होता, और केवल बातें करने से ही बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। लक्ष्य कैसे हासिल होगा उसका भी आप प्रोटेस्ट सुन लीजिए अंत में। लक्ष्य अगर आपको हासिल करना है तो आपको तपना होगा। ऐसे लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ती है। जो पोस्टेड है उनको पूछना, लक्ष्य अगर हासिल करना तो आपको तपना होगा। अलग भीड़ में दिखने के खातिर आपको खपना होगा। झूठ मूठ के सपनों से सच का श्रृंगार नहीं होता, और केवल बातें करने से ही बेड़ा पार नहीं होता, केवल बातें करने से बेड़ा पार नहीं होता। हृदय मंत्र को नमन, आप सबका अभिनंदन। और जो मंत्र हमने दिया है, कभी होपलेस नहीं होना जीवन में, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, इसलिए उसको उसी प्रकार से जिया जाए। जिस प्रकार से सोना चमकता उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व चमकेगा।
दिनकर जी की पंक्ति है हमारे जो विद्यालय का हृदय मंच का, आपके माता पिता का आपके प्रतिज्ञा सपना है। दिनकर की 4 पंक्ति से मैं आपके सामने अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अटल विश्वास बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगान बनकर जी, कल न बन तो जिंदगी का आज बनकर जी, कल न बन तो जिंदगी का आज बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। इसी बात मेरे साथ चलती है। संस्कार रहित जीवन वन है, संस्कार युक्त जीवन उपवन, शील और सदाचार से शोभित जीवन नंदन वन है। गुरुजी के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए संस्कारों का कितना महत्व होता है। गुरुजी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। कार्यक्रम के अगले क्रम में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इसी विद्यालय के घटक हैं, आज भी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम इसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हों। यह कार्यक्रम भी हमारा अपना ही है, फिर भी आभार प्रदर्शन की हमारी एक परंपरा, सोपान एवं वैशिष्ट रहा है। उसी पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए पूर्व छात्र परिषद के संरक्षक एवं विद्यालय के सहायक प्रधानाचार्य जी रामदयाल जी गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि पधार कर कृतज्ञता ज्ञापित करने का श्रम करें। होली स्नेह मिलन समारोह, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मंच पे विराजित श्रीमान रामविलास जी भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, सम्माननीय पूनम चंद जी भाई साहब, जो मेरे एक तरह से गुरु भी रहे हैं। जिस तरह से आपके गुरु हैं ऐसे ही मेरे भी, जब मैं विद्या भारती में प्रारंभ में ज्वाइन किया उस समय से ही मेरे गुरु हैं। श्रीमती संजय जी दीदी, आपने एक छोटा सा आग्रह पर एक विद्यालय का सम्मान दिया और समय निकालकर आप यहाँ पर पधारे, इसके लिए मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सभी भैया बहनों ने भी, गुरुजी दीदी ने फोन के द्वारा आपसे आग्रह किया कि 20 तारीख को रविवार के दिन दोपहर 2 बजे एक होली स्नेह मिलन पुरातन छात्रों का कार्यक्रम है, उसमें आपको पधारना है। और इतनी बड़ी संख्या में आप एक अमूल्य समय आपने भी निकाला, इसलिए मैं आप सभी भैया बहनों का भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और स्थानीय विद्यालय के गुरुजी दीदी, जो आज अवकाश था, अपना कोई न कोई कार्यक्रम होता है, घर पे कुछ न कुछ काम होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकालकर आज 12 बजे से ही यहाँ हैं, उपस्थित हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं संभाली। इसलिए मैं विद्यालय के आचार्य दीदी का भी आभार प्रकट करता हूँ। और मंच संचालन जिस बहन ने किया और अच्छा संचालन किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, तो उस बहन का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जब भी विद्यालय में इस प्रकार के साल में एक बार कोई कार्यक्रम हो, उसमें आप अपने इष्ट मित्रों को भी साथ में लाएं और अच्छा एक कार्यक्रम सफल हो। अगले साल अपना एक अच्छा कार्यक्रम करने का है। मैं पूर्व पुरातन छात्र संरक्षक हूँ, इसके नाते अपन दीपावली पे एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करेंगे और 2-3 घंटे का वो कार्यक्रम होगा, 4 घंटे का, तो उसमें आप सभी पधारें और अपने जब भी ऐसा आग्रह हो तो आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। छात्रों का मैं सरकारी विद्यालय, अपने विद्यालय में जाना हुआ, एक बात जो मुझे आपकी जितने यहाँ पर उपस्थित है बहुत अच्छी लगी, मुझे लगना चाहिए कि अच्छे को प्रकट करना चाहिए। आपका डिसिप्लिन देखकर मैं बहुत मंत्रमुग्ध हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार के पुरातन बच्चों का नवोदय का भी यहाँ पर कार्यक्रम था, जो पोस्टेड हो चुके हैं, इसी विद्यालय में कार्यक्रम था। अन्य सरकारी विद्यालयों के भी 2-3 कार्यक्रम मैंने अटेंड किए हैं, विद्यावार के किए हैं, लेकिन मंच से 4 बार 6 बार 7 बार संचालन कर्ता को बोलना पड़ा कि भाई आप सावधान रहिए, चुप रहिए।
इस कार्यक्रम में एक बार भी किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि वे आप सावधान रखिए। मैं आपकी मतमुग्धता को अनुशासन को नमन करता हूँ। जय हिंद। आइए सर्वप्रथम विद्यालय परिसर में वीणा वादिनी को नमन और कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों को नमन और सारे गुरुजनों को प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को प्रणाम। इस कार्यक्रम ये होली मिलन समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम सब संघ परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए जानकारी देना चाह रहा था। वैसे आपकी हो सकता है ज्ञात होगा कि 2 अप्रैल 2022 और चैत्र शुक्ला एकम विक्रम संवत 2079 को हम अब नववर्ष की जो अपना हिंदू नववर्ष के उसमें भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में हम सब पधार कर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इसके अलावा आज विश्व गौरैया दिवस है। हम सब बेजुबान पशु पक्षियों के लिए कुछ कर सकते हैं, परिंदे बांध सकते हैं और उनको दाना पानी की व्यवस्था अपने घरों पर ही कर सकते हैं। इस तरह से करके हम एक मानवता की मिसाल पेश कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय सीमा को देखते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर। सर्वप्रथम तो आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी अपने अपने घरों में दीपक और रंगोली बनाकर नववर्ष का स्वागत करें। कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ